Hello everyone, my name is Sarthak Baveja and my qualification is MTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar. The pass out year is 2019 and I have also qualified GATE 2017 with a score of 609, and my experience regarding teaching in NEET and JEE mains is 3 year plus. So today we are going to discuss about the previous year questions which have asked in JEE mains. So again, my name is, as you know, Sarthak sir. I have accomplished my MTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar. Now I have selected a particular domain of the electrostatics. First of all, I would like to ask the question, what is a shell? We are going to discuss what is the shell, है ना. हम शेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा इसीलिए ताकि आपको इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसका पूरा इंसाइट मिल जाएगा, है ना. तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि कई बार बच्चों को इमेजिन नहीं हो पाता कि शेल क्या है. उसकी वजह से वो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते. इवन मैं जब खुद 11th-12th में था तो इमेजिनेशन का बहुत इशू आता था फिज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स में इमेजिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, है ना. तो शेल जब तक बच्चों को पता नहीं होगा कि वो है क्या अच्छे से, तब तक वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना. और पास्ट प्रीवियस ईयर्स में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. अभी आपको धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे आपको आइडिया लगते जाएगा कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है. तो 3D के कॉन्सेप्ट्स में हम देखेंगे, इट इज़ द रीजन ऑफ अ बॉल बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ डिफरिंग रेडियाई, है ना. दो अलग अलग डिफरेंट रेडियाई के आपके पास स्फीयर्स है और उसके बीच के रीजन को हम बोलते हैं शेल, है ना. उसके बीच का जो रीजन है उसको बोलेंगे शेल. जैसे एनालस 2D का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही शेल जो है वो 3D का कॉन्सेप्ट है. 2D में एनालस इज अ रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट, है ना, बाउंडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ टू डिफरेंट रेडियस, है ना. तो जिस तरह से 2D में दो डिफरेंट रेडियाई के अगर मैं सर्कमफेरेंस लूँ और उसके बीच के रीजन को मैं क्या बोलता था, एनालस, उसी तरह से 3D में दो अगर मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लूँ उसके बीच के रीजन को मैं बोलूँगा शेल. तो आप यहाँ बड़े ध्यान से देख सकते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इनके बीच का जो ये वाला रीजन है जो ग्रे पोर्शन से हाईलाइटेड है, इस रीजन को हम बोलते हैं शेल, है ना. जो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जिनका रेडियस कॉमन है और उनके बीच का जो ये ग्रेइश रीजन है जो इनको सरमाउंट कर रहा है, इस रीजन को हम बोलते हैं शेल, है ना. तो शेल का सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम शेल कैसे लेंगे एलिमेंट. अगर मैं उसको इस व्यू में देखूं तो भी मुझे शेल दिखाई देना चाहिए, है ना. तो ये अलग अलग व्यूज़ आपको दिखाए गए हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपको एलिमेंट कैसे लेना है. क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें एलिमेंट लेना होता है, और जब हम पेपर पेन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम इस तरह का 2D एलिमेंट लेते हैं ना. तो 2D एलिमेंट में हम ऐसे शेल को रिप्रेजेंट करेंगे. 3D में वही चीज़ आपको इस तरह का इमेजिन करना है दिमाग में, है ना. ये चीज़ आपको इमेजिन करनी है कि इस तरह का एलिमेंट होता है. और 2D में जब हम ऑन पेपर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम हर बार 3D को शो नहीं कर सकते, इसलिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि यही ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से लिख रहे हैं, है ना. तो अब आगे हम चलते हैं. शेल आपको देखो, ये भी आपको पिक्चर अच्छे से क्लैरिटी दे देगा. एक कटोरी की तरह इसको इमेजिन करो, जैसे एक कटोरी होती है और उसमें आप बिल्कुल एक कटोरी की तरह ही आपको शेल का पिक्चर मैंने दिखाया है. ये एक शेल ही है और इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आगने वाले क्वेश्चंस में हमें एलिमेंट को कैसे लेना है ना. क्योंकि ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है शेल की. जब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. क्योंकि 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स में जब हम JEE मेंस के खासकर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करना होता है ना. तो जब तक हमको एलिमेंट्स लेने नहीं आते तब तक हम प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो इस तरह से हमें बेसिक ज्योमेट्रिकल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि शेल किसको बोलते हैं ना. आई होप सो आपको क्लैरिटी आ गई होगी. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. अब देखो 2D में हम इस तरह से शेल को रिप्रेजेंट करेंगे
और अगर सपोज करो r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट की थिकनेस है dr, है ना। तो अगर मुझे एलिमेंटल वॉल्यूम लिखना है तो एलिमेंटल वॉल्यूम क्या होगा, देखो एलिमेंटल वॉल्यूम विल बी 4πr² dr। ये 4πr² क्या है, इट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो जब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एलिमेंटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों का, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी आपको हो जाएगी, है ना। आगे चलते हैं। इस तरह का देखो, आप एलिमेंटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, आप सरफेस एरिया लोगे, सरफेस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करोगे, थिकनेस से। dr इज द थिकनेस एंड 4πr² इज द सरफेस एरिया। You will get the elemental volume of a spherical shell. तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो सिंबल से, ठीक है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात क्यों कर रहे हैं, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात क्यों नहीं कर रहे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात क्यों नहीं कर रहे। तो जब भी हम, इसका यही आंसर है, जब भी हम स्फीयर से डील करते हैं तो स्फीयर में चार्ज एम्बेडेड होता है इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम तब डील करते हैं जब आपका चार्ज लीनियर हो, कोई रॉड एलिमेंट हो या ऐसा कुछ हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी से तब डील करेंगे जब आपका चार्ज सरफेस पे हो, जैसे कि डिस्क फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे स्फीयर है, तो स्फीयर में जो आपका चार्ज है एम्बेडेड इनसाइड द वॉल्यूम है, इसलिए हम यहाँ पे किससे डील करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो चार्ज, इट मे बी अ टोटल चार्ज, सपोज लेट द टोटल चार्ज बी अ q and it is uniformly distributed. If it is uniformly distributed, we can write as total charge is q divided by total volume. What is the volume of sphere? Volume of sphere is 4/3 pi r cube, ठीक है। तो अब ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये फंक्शन ऑफ r भी हो सकता है। मतलब r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो उसका भी फंक्शन हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा यूनिफॉर्म ही हो। जैसे कि हमने प्रीवियसली अभी देखा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस तरह से हो कि किसी पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है ना, किसी पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, किसी पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो चार्ज डेंसिटी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑल्सो। तो चार्ज density, it may be a constant if the charge is uniformly distributed, or it may be a variable if it is not uniformly distributed, if it is distributed as the situation shown in the figure, ठीक है। तो अलग अलग तरह के कंडीशंस क्वेश्चन में दी होगी और दोनों ही कंडीशंस पे क्वेश्चन भर के पूछे हुए हैं JEE मेंस में। अब हम डिस्कस करेंगे, आगे आपको अपने आप पता चलते जाएगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो AIEEE 2009 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट रो आर इक्वल टू q अपॉन पाई r⁴ इंटू आर विद द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर। देखो सॉलिड स्फीयर एक आपको दिया हुआ है और आपको चार्ज डेंसिटी जो कि r का फंक्शन है उसका फंक्शन भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल R, एंड टोटल चार्ज इज कैपिटल Q। फॉर अ पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r1, एक ऐसा पॉइंट जो स्फीयर के अंदर है एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, हमें सबसे पहले निकालना चाहिए एलिमेंटल वॉल्यूम, है ना। तो एलिमेंटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो 4 पाई इंटू r² इंटू dr। एलिमेंटल वॉल्यूम जैसे अभी हमने सीखा, 4 पाई r² इज द सरफेस एरिया एंड dr इज द थिकनेस। हमने एक छोटी सी शेल का एलिमेंट लिया r डिस्टेंस पे जिसकी थिकनेस है dr, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसेस करेंगे। अब
अब हम देखेंगे रो का इक्वेशन। देखो रो का इक्वेशन क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी वी। जैसे कि हमने बोला चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज चार्ज डेंसिटी, है ना। तो एलिमेंटल चार्ज के लिए हम किसको कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज डी क्यू अपॉन डी वी, स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल वॉल्यूम, है ना। तो हम डी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो डी क्यू को हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो टाइम्स डी वी, है ना, रो इंटू डी वी। अब रो जो है हमारा चार्ज डेंसिटी दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन से डायरेक्ट इस फंक्शन को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी में हम इस चार्ज डेंसिटी को पुट करेंगे तो हमें डी क्यू चार्ज मिल जाएगा। और फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें टोटल चार्ज चाहिए, है ना। तो टोटल चार्ज के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू R1, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, R1 पे, R1 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो हमें R1 तक का चार्ज पता होना चाहिए। तो R1 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4Q अपॉन R की पावर 4 इंटू R क्यूब डी आर। अब देखो यहाँ पे Q कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, तो R क्यूब डी आर को जब आप इंटीग्रेट करोगे इट इज़ अ सिंपल इंटीग्रेशन। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको टोटल चार्ज यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें टोटल चार्ज का वैल्यू कितना मिल गया, देखो टोटल चार्ज का वैल्यू हमें मिल जाएगा Q स्मॉल r1 रेस टू 4 अपॉन कैपिटल R रेस टू 4। ये हमें टोटल चार्ज मिल गया। अब हमारा जो मेन टास्क है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू टोटल चार्ज अपॉन R स्क्वायर। तो हमें R1 डिस्टेंस पे निकालना है फ्रॉम द सेंटर, तो मैं R1 स्क्वायर से इसको डिवाइड करूंगा, है ना। और टोटल चार्ज हमने कितना निकाल दिया, ये जो हमने टोटल चार्ज का वैल्यू निकाला है इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, दैट इज Q R1 रेस टू 4 अपॉन कैपिटल R रेस टू 4। तो यहाँ से जो हमारा और K का वैल्यू आपको पता ही है, K की वैल्यू क्या होती है बताओ, K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये टोटल चार्ज कितना होगा, Q R1 रेस टू 4 अपॉन कैपिटल R रेस टू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर से देखो R1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, R1 की पावर 2 बच जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको मिल जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R का 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, 2010 में जो क्वेश्चन आया है बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो 2010 में AIEEE में सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद अ चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज, देखो यहाँ भी रो एज अ फंक्शन ऑफ आर आपको दिया हुआ है ना। तो चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर हमको क्या दिया हुआ है, रो नॉट इंटू 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अप टू आर इक्वल टू आर एंड डेंसिटी इज 0 फॉर आर ग्रेटर देन आर, है ना। तो ग्रेटर देन आर की तो हमें बात ही नहीं करनी, हमें अप टू आर तक का डिस्कस करना है क्योंकि वहीं तक चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है। फिर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। तो हमें स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना है जो कि कैपिटल आर से छोटा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट, वापस आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है हमें एलिमेंटल चार्ज निकालना होता है। तो एलिमेंटल चार्ज क्या होता है, रो इंटू डी वी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एलिमेंटल शेल लिया x डिस्टेंस पे dx थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है एलिमेंटल शेल की, dx, है ना। तो x डिस्टेंस पे dx थिकनेस लिया। तो x डिस्टेंस पे, अच्छा बच्चों बताओ, x डिस्टेंस पे अगर हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या वेरिएशन करूँगा चार्ज डेंसिटी में। ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी में आप वेरिएशन करोगे, r की जगह क्या पुट करोगे, x पुट करोगे, तो आपकी चार्ज डेंसिटी x डिस्टेंस पे आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप स्मॉल r को किससे रिप्लेस करोगे, x डिस्टेंस पे, अगर आपको चार्ज डेंसिटी x डिस्टेंस पे निकालनी है तो, है ना। तो इस तरह से आप चार्ज डेंसिटी किसी भी डिस्टेंस पे निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको डिस्टेंस का क्योंकि फंक्शन है ना चार्ज डेंसिटी, तो किसी भी डिस्टेंस पे आप निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंटल शेल लिया है जो कि x डिस्टेंस पे लिया है और इसका थिकनेस कितना है, dx। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू स्मॉल r, क्योंकि मुझे स्मॉल r पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। तो स्मॉल r तक मैं इसको इंटीग्रेट करके चार्ज पहले निकालूंगा, फिर इस टोटल चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो निकालूंगा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक टास्क है जो मुझे इस क्वेश्चन में पूरा करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे देखो एलिमेंटल चार्ज, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी। तो एलिमेंटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका बताओ,
एलिमेंटल चार्ज हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू रो नॉट इंटू 5/4 माइनस एक्स बाय आर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे डेंसिटी फंक्शन में देखो आर की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स कर दिया, और एलिमेंटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4πx² इंटू डी एक्स। तो एलिमेंटल वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स विल गिव मी द एलिमेंटल स्मॉल चार्ज, है ना। तो स्मॉल चार्ज मुझे डी क्यू मिल गया। अब मुझे टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज के लिए मैं डी क्यू को इंटीग्रेट करूंगा। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे आर डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैं इसको 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट करूंगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो यहाँ पे रो नॉट इंटू 5/4 इंटू 4πx², माइनस का साइन भी लगा हुआ है ना, तो माइनस की साइन की वजह से दोनों फंक्शंस मैं सेपरेट कर लूंगा। तो फर्स्ट पार्ट को भी इंटीग्रेट अलग से करूंगा, माइनस सेकेंड पार्ट को भी अलग से इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो जब आपने रो नॉट इंटू 5/4 इंटू 4πx² किया तो आपको ये टर्म मिल गया, और जब आपने रो नॉट इंटू माइनस एक्स बाय आर इंटू 4πx² किया तो आपको ये वाला टर्म मिल गया। जब आप दोनों टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 रो नॉट r³/3 इंटू पाई माइनस रो नॉट r⁴ इंटू 4π/4r। तो देखो 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपको ये बेसिक मिल गया चार्ज टोटल, है ना। टोटल चार्ज आपको इतना मिल गया। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इनमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो, आप इनमें से रो नॉट को कॉमन ले सकते हो, इसमें से r³ कॉमन ले सकते हो, इसमें से पाई कॉमन ले सकते हो। तो रो नॉट r³ पाई कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब हम वो देखते हैं। आगे इसको सॉल्व भी करना है, बस रीअरेंज करना है। तो जब आपने रो नॉट इंटू r³ इंटू पाई कॉमन ले लिया तो आपको क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा ब्रैकेट में 5/3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। दिस इज द टोटल चार्ज यू हैव गॉट, है ना। अब तो 12 आधा काम हमारा हो गया। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, k इंटू टोटल चार्ज अपॉन r²। k की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि आपको बताया था, k की वैल्यू होती है 1/4πε0, है ना। तो टोटल चार्ज का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दोगे, तो टोटल चार्ज का वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाय r² करो, तो देखो 1/4πε0, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू पुट करी, टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करी, तो टोटल चार्ज की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, उसको r² से डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ रो नॉट r³ है, तो r³ अपॉन r², तो देखो r⁴ बचेगा, है ना। तो रो नॉट r इंटू पाई से पाई ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 5/3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फंक्शन विच इज डेंसिटी फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ आर, है ना। तो देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट 2010 में भी रिपीट हुआ, खाली उसने डेंसिटी का फंक्शन चेंज कर दिया। जो चार्ज डेंसिटी था फंक्शन चेंज कर दिया, बाकी आपने देखा होगा तो प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है। अभी आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। 2012 में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी देखो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। देखो 2012 में AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। क्वेश्चन रीड करते हैं। चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज Q and radius r with electric field E is plotted as a function of distance from the center। अब इसमें क्या कर दिया, ग्राफिकल फॉर्म आपको दे दिया कि आपको ग्राफ बताना है कौन सा है। तो आपको ग्राफ बताने के लिए आपको इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो चार्ज डेंसिटी आपकी कैसी होगी, कांस्टेंट। जब भी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी होगा तो चार्ज डेंसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चार्ज डेंसिटी या तो कांस्टेंट हो सकती है या तो फंक्शन ऑफ आर हो सकती है, बट यहाँ पे आपकी चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए क्या इक्वेशन होगा, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए सेम ही रहेगा, और इस तरह से ही आपको क्वेश्चन को बिगिन करना है, और यही सारे स्टेप्स हर क्वेश्चन में इस तरह के जितने भी होंगे उसमें रिपीट होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लेंगे, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। तो सबसे पहले हमने एक शेल एलिमेंट ले लिया, ये शेल एलिमेंट लिया जो कि r डिस्टेंस पे लिया, और इसकी थिकनेस कितनी ली, dr। तो आप रो को कैसे डिफाइन करोगे, रो की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, दैट इज 3q/4πr³, है ना। रो की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम dq कैसे लिखेंगे, रो इंटू dv, है ना। तो रो की वैल्यू हमें पता है, और dv की वैल्यू क्या हो जाएगी इस शेल एलिमेंट के लिए जो जिसकी थिकनेस dr है, इसके लिए dv का वैल्यू हो जाएगा 4πr² dr। तो यहाँ से हमें dq का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 3q r² dr अपॉन कैपिटल r⁵। बस अब हमने dq निकाल लिया। अब हमारा मेन काम है इसको इंटीग्रेट करना और टोटल चार्ज फाइंड करना, है ना। तो टोटल चार्ज अब हम फाइंड करेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे dq को फ्रॉम 0 टू r1, तो हमने देखा कि जब हमने इसको इंटीग्रेट किया 0 टू r1 तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करके देखो r² का इंटीग्रेशन क्या होता है r³ अपॉन 3।
और r की जगह पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r1, तो आपको मिल जाएगा 3q r1 अपॉन 3r3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा q r1 का क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, है ना। तो यहाँ से देखो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें टोटल चार्ज मिल गया है, तो टोटल चार्ज को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4πε0, दिस इज द वैल्यू ऑफ k इंटू टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है q r1 क्यूब अपॉन r क्यूब, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी डिवाइड बाय r1 स्क्वायर। तो देखो r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक r बचेगा, और ये वाला टर्म जो बचा है ये टर्म पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, इसको हमने नाम दे दिया c। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला दैट इज c इंटू r1, मतलब ये लीनियरली वेरी कर रहा है ना, c इंटू r1, r1 इज वेरिएबल, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो पहले पार्ट का हमें आंसर मिल गया कि ये फर्स्टली तो ग्राफ इसका इस तरह का लीनियर कुछ होगा, है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आगे इसका फ्लक्चुएशन किस तरह से होगा। ये तो उस कंडीशन के लिए जब आपका जो r डिस्टेंस है वो लेस देन कैपिटल R है। अब ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका रिलेशन किस तरह से वेरी करेगा। तो ग्रेटर देन R के लिए देखो, ग्रेटर देन R के लिए अब हमें पता है कि ग्रेटर देन R के लिए ये हमें पूरा चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पूरा का पूरा चार्ज ही आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली हम जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, दैट इज k इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो अब चार्ज डेंसिटी लेने का फायदा नहीं, क्योंकि टोटल चार्ज का वैल्यू हमें पता ही है q, और जब r डिस्टेंस कैपिटल R से बड़ा है तो वो ऑब्वियसली स्फीयर के बाहर ही लाई कर रहा है, और जब स्फीयर के बाहर लाई करेगा तो डायरेक्टली हम चार्ज की वैल्यू पुट कर सकते हैं कैपिटल Q, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो k इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज k इंटू क्यू इज कॉन्स्टेंट, सो आई कैन रिप्लेस k इंटू क्यू बाई c, दैट इज c अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर आपका डिस्टेंस ग्रेटर देन है। तो हमको बेसिक आइडिया मिल जाएगा ग्राफ का कि ग्राफ कुछ इस तरह से वेरी करेगा, पहले लीनियरली होगा तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया देख लो। अब आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप ऑप्शन में से देख लो। ऑप्शन मेरे ख्याल से सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं JEE मेंस 2019 का ये प्रॉब्लम। देखो बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट पे वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। A charge is distributed within a sphere of radius capital R with a volume charge density is given as rho r equal to a upon r square e raised to minus 2r upon a। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी दिया है ये जो फंक्शन है r का फंक्शन है, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको वेरिएशन दे दिया है ना। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से थोड़ा ये फंक्शन को उसने कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करी है, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। वेयर a एंड स्मॉल a आर द कॉन्स्टेंट्स, इफ q इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन द रेडियस r। अब हमें रेडियस r निकालना है स्फीयर का, ठीक है। रेडियस r कितना होगा, तो जैसे कि हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ r, तो हमें q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा रो इंटू डी वी को, है ना। चार्ज डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ r हमें इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन वाली, और dv के साथ उसको मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमें रेडियस मिल जाएगा। देखो बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस हमारा हर क्वेश्चन में अभी तक लगातार सेम है। वो JEE मेंस वाला क्या कर रहा है, खाली क्वेश्चन की मैथमेटिक्स को चेंज कर रहा है, कई बार फंक्शन को चेंज कर रहा है। लगातार अभी तक हमने 2009 से 2019 तक के जो प्रॉब्लम देखे इस कॉन्सेप्ट पे, तो हमें पता चल गया कि इस तरह के फ्लक्चुएशंस थोड़े थोड़े कर रहा है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हर क्वेश्चन में सेम ही लग रहा है। तो हमने क्या किया, चार्ज निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसको इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से कैपिटल R तक, ठीक है। अब जो फंक्शन हमें दिया हुआ था हमने उसका वैल्यू पुट किया, रो का वैल्यू, रो का फंक्शन जो दिया हुआ था a अपॉन स्मॉल r स्क्वायर e की पावर माइनस 2r अपॉन a। तो ये फंक्शन को हमने एज इट इज पुट किया इनटू dv। तो अब dv का वैल्यू क्या होगा, जैसा कि हम अभी तक निकालते आ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। दिस इज फॉर स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इंटू थिकनेस ऑफ दिस। तो जो हम एलिमेंट लेंगे हमेशा की तरह शेल एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो टोटल चार्ज Q हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 4 पाई और a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म्स को हमने पहले ही बाहर कर लिया।
अब इंटीग्रेशन किसका करोगे, जीरो से कैपिटल आर ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए इंटू डी आर। अब यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर एग्जांपल हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया है ई की पावर माइनस बी एक्स, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी। तो ये फंडा हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सिमिलर हमें इसको इंटीग्रेट करना है और हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें चार्ज का वैल्यू कुछ इस तरह का मिल जाएगा। तो चार्ज का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 4a पाई अपॉन माइनस 2 ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखी हमने 0 से लेके r तक, है ना। तो जब आप इस लिमिट्स को पुट करोगे, सबसे पहले कैपिटल R पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा ई की पावर माइनस 2 इंटू कैपिटल R अपॉन ए, माइनस जब आप 0 पुट करोगे स्मॉल r की जगह पे तो आपको मिलेगा 1, ई की पावर 0 इज 1, और जो बाहर का कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 को हमने q से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, माइनस 2q, और 4a पाई ये पूरा कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दिया, तो हमें माइनस 2q अपॉन 4a पाई का वैल्यू ये मिल गया, है ना। अब हमें रीअरेंज करना है, अब हम 1 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, है ना, और फिर इसका एंटी लॉग लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो हम 1 को, जैसे मैंने आपको बताया, 1 को इस साइड लेकर तो हो जाएगा एक्सप्रेशन 1 माइनस 2q अपॉन 4a पाई, तो 2 जा 4 हमने इसको कट कर दिया, है ना। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा, इक्वल टू ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग वाला टर्म उधर हो जाएगा, तो r का वैल्यू आपका आ जाएगा, देखो a/2, ये a उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो a/2 लॉग ई बेस 1 अपॉन, ये 1 अपॉन उल्टा क्यों हो गया ये वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन में जब आप लॉग लगाओगे तो ये वाला टर्म अंदर वाला उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस क्यू अपॉन 2a पाई। तो ये आपको रेडियस मिल गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज योर आंसर। तो देखो खाली उसने मैथमेटिक्स थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी, जिससे आपको इंटीग्रेशन चेक कर रहा था कि करना आता है कि नहीं आता, जब e की पावर x और log x इस तरह के क्वेश्चन आप डील कर पाते हो कि नहीं। बाकी आपने देखा होगा जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था वो वही लगा। सबसे पहले हमने चार्ज डेंसिटी निकाली, चार्ज डेंसिटी से फिर हमने dq चार्ज निकाला, फिर dq को इंटीग्रेट किया, dq को जैसे इंटीग्रेट किया तो हमें q और r के बीच में एक एक्सप्रेशन मिल गया, और यही रेडियस उसने पूछा था हमको, है ना। तो इस तरह से आपको घुमा फिरा के बार बार एक ही कॉन्सेप्ट पे वो ला रहा है जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक हमने देखा कि स्फीयर के अंदर और स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर के अंदर तक की बात करूं तो E इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर हमने देखा, है ना। मतलब जब जो आपका रेडियस तक का डिस्टेंस है वहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन रहेगा वो एकदम लीनियर वेरिएशन रहेगा। कैसा वेरिएशन रहेगा, लीनियर वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद ये तो तब था जब r इज लेस देन r, है ना। तो इस कंडीशन के लिए हमने देखा लीनियर वेरिएशन। लेकिन जब आपका r ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा तब उस कंडीशन में आपका जो फ्लक्चुएशन होगा वो कैसा होगा, देखो बिल्कुल इस तरह का 1/r² से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, जिसका कि हमने पिछले क्वेश्चंस में अभी डिस्कस किया, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट वाला टर्म होता था, तो एक कांस्टेंट वाला टर्म क्या होता था, अभी हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया था तो उसमें हमने देखा था कांस्टेंट टर्म हमने निकाला था। जब ऐसा ग्राफ का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना अभी, तो हमने कांस्टेंट टर्म क्या निकाला था, k इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब। और हमें k की वैल्यू तो पता ही है, हम इतने क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं। k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें c का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो c का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो उस c का वैल्यू आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में पुट करोगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना। और हमें बेसिक इक्वेशन बताइए कि रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें कैसे भी करके इसको रीअरेंज करना है रो के फॉर्म में, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालनी है रो के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया। तो हमने देखा 3q अपॉन ये जो 3 इंटू क्यू, ऊपर से देखो 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में देखो 3 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब। 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने इसलिए किया क्योंकि हमें रो के टर्म्स में उसको लाना है। तो रो के टर्म्स में तभी ला सकते हैं जब हम उसके सिमिलर एक्सप्रेशन को लाएंगे। तो यहाँ पे देखो 3q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब को हम रिप्लेस कर सकते हैं रो से,
तो क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, हाँ 3 एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में बच जाएगा। और ये पूरे टर्म को हम क्या बोल देंगे, रो, है ना। जो ऊपर का टर्म बच रहा है ना, क्यू इंटू 3/4πr³, इसको हम बोल देंगे रो, है ना। तो हमारे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा रो के टर्म्स में, वो मिल जाएगा रो इंटू स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी अगला जब हम क्वेश्चन करेंगे JEE मेंस 2020 का। बिल्कुल आप इस इक्वेशन को यूज करोगे और इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे JEE मेंस 2020 में उसने बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट वापस रिपीट हुआ है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और ऐड हुआ है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी को उसने मर्ज कर दिया यहाँ पे स्फेरिकल शेल के कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, तो चार्ज डेंसिटी कैसी दी हुई है, यूनिफॉर्म, एंड रेडियस इज आर, हैज अ कैविटी ऑफ रेडियस r/2। यहाँ पे एक कैविटी दी हुई है, इस कैविटी की रेडियस कितनी दी हुई है, r/2। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड B। तो हमको A और B पॉइंट पे, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। मतलब आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, है ना। इन दोनों का जो रेशियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना आएगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन। तो अगेन घुमा फिरा के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करनी है, पहले A पॉइंट पे करनी है फिर B पॉइंट पे करनी है। लेकिन अब यहाँ पे हम कैविटी का कॉन्सेप्ट भी कंबाइन करेंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन हमने अभी प्रीवियसली डिराइव करी है ना आर के टर्म्स में, उसका यूज करना सीखेंगे। दैट वी हैव डिराइव्ड ना रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो उसका कैसे हम यूज करेंगे वो हम देखेंगे। दैट इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो हमने पिछली इक्वेशन डिराइव करी उसका हम यूज देखेंगे हम इस क्वेश्चन में, है ना। तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड रिसेंटली इन JEE मेंस, द जनवरी शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस 10 to 11 ईयर्स में इस कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो मैंने आपसे सारे डिस्कस कर दिए। नाउ दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आई होप यू विल एंजॉय इट, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए हम चार्ज डेंसिटी को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, और कैविटी के लिए चार्ज डेंसिटी को हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव, है ना। तो हमें सॉलिड स्फीयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कंसिडर करते हुए, और कैविटी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों पॉइंट्स पे और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कंसिडर करते हुए, है ना। कैविटी का सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है, जहाँ पे भी कैविटी आ जाए, कैविटी के प्रॉब्लम्स आ जाए, वहाँ पे आप सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जैसे आप सॉलिड स्फीयर के लिए करते हो। बस आप पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की जगह वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का साइन यूज करके, नेगेटिव साइन यूज करके सिमिलर वे में आप सॉल्व करोगे जिस तरह से आप सॉल्व करते हो सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि रेडियस 0 हो गया। फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से आप निकालोगे तो हमने आपको इक्वेशन बताया था, क्या होता है बताओ, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उसके लिए आपका आर कितना होगा, r/2 के बराबर। आप पिक्चर में देख सकते हो, प्रीवियसली हमने जो पिक्चर दिखाया था उसमें आपको दिख गया होगा कि जो r कितना होगा, r/2 के बराबर, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इक्वल टू माइनस रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इक्वल टू माइनस रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आपको मिल जाएगा, है ना। कैविटी में खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि सॉलिड स्फीयर के लिए आप पॉजिटिव डेंसिटी कंसिडर करते हो, कैविटी के लिए नेगेटिव डेंसिटी कंसिडर करोगे। इक्वेशन वही यूज करोगे, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो अभी अभी हमने डिराइव किया था। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना हो जाएगा, वापस से दोनों एलिमेंट्स की वजह से हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से निकालेंगे,
दैट इज ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ड्यू टू कैविटी। तो पॉजिटिव के लिए निकालेंगे तो देखो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर से आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस। अब आपका छोटे वाला जो कैविटी है, कैविटी से हमारा जो बी पॉइंट है, कैविटी से जो बी पॉइंट का जो सेंटर पॉइंट है वो इट इज एट अ आउटसाइड पॉइंट है ना, वो आउटसाइड पॉइंट की तरह उसको ट्रीट करोगे। जैसे आप सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने थे तो क्या होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के इंटू क्यू को आप कैसे लिखोगे, रो इंटू 4/3 पाई, कैविटी का आपका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ कैविटी इज r/2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आप सेंटर ऑफ कैविटी टू पॉइंट बी तक का डिस्टेंस लोगे, तो सेंटर ऑफ कैविटी से बी का पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज r प्लस r/2। तो r प्लस r/2 कितना हो जाएगा, 3r/2। दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कैविटी टू पॉइंट बी। तो आपको वो डिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस आपका r प्लस r/2 दैट इज 3r/2 का स्क्वायर करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 17 रो r अपॉन 54 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आपको इतना मिल जाएगा। जब आप दोनों का मॉड लेके रेशियो लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो हमने अभी ये कैलकुलेट किया, इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9/17, ठीक है। तो 9/17 इज द आंसर। देखो JEE मेंस 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर है, खाली कैविटी का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हो गया। ये आपको जनरली पता होगा, अगर आपने सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे भी कैविटी के कॉन्सेप्ट सेम रिपीट हुए हैं, है ना। तो अभी हमने देखा कि 2009 से लेके 2020 तक के जो भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट जो रिपीट हुए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो आप इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉकडाउन में, और अपने आप को, अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल्स को आप इसी तरह से गार्निश कर रहे हैं, और आप करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप सो यू आर एंजॉइंग। ओके, थैंक यू।